देखिए, एक तो प्लेटफॉर्म मिलेगा बच्चों को अपने हुनर को दिखाने के लिए और दुनिया के सामने पेश करने के लिए, और फिर इनकी ट्रेनिंग होगी ऑन द जॉब जिसको कहते हैं। शरीयत की इस बारे में दलाइल नहीं होंगी तो महज हम अपने जज्बात की बेस पे नहीं किसी दिन को मोहब्बत का दिन और किसी दिन को मोहब्बत कह रहा हूँ किसी दिन को रोज़े का दिन हम करार दे दें, ये हमारे लिए जायज़ नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, ऑडियो पे ऑडियो लीक्स आने का सिलसिला जारी है और कल वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस लेके आज वजीर दाखिला राना सना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तक जो बात की गई है वो है इमरान खान, और इमरान खान पर जो रोकने के लिए तमाम तर जो सूरत हाल क्रिएट की जाएगी, किस तरीके से लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। कल से ही आप देख रहे हैं कि तमाम जो रास्ते हैं, जो इंटरचेंज हैं, उनको कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। हुकूमत ये बता चुकी है कि पूरी ताकत के साथ लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। आज जो वज़ीर दाखिला राना सना ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की, पहले ज़रा मैं उसके कुछ हिस्से हैं जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। उन्होंने ही कहा कि 2 तजावीज़ हैं जो कि इसके अलावा ज़ेरे गौर हैं, और आप ये बार बार इमरान खान को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये बार बार कहते हैं कि मेरे प्लान का हुकूमत को नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान आपको हमारे प्लान का नहीं पता। नज़रबंद भी किया जा सकता है, ये भी इतलात है नाजरीन कि इमरान खान को नज़रबंद किया जाएगा, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप जानते हैं सैफुल्लाह नियाज़ी को FIA ने गिरफ्तार किया। FIA ने इस बात की तरदीद कर दी कि हमने गिरफ्तार नहीं किया। अलबत्ता ये हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है कि उनको हिफाजती हिरासत में लिया गया है और जैसे ही कार्रवाई का आगाज़ होगा तो उनको बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा। फिर हामिद ज़मान जो कि बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी गिरफ्तार किया गया। दीगर जो रहनुमा हैं उनके घरों पर छापे मारे के घरों का मुहासरा किया गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज मियाँ वाली में एक तारीखी जलसा किया और बड़ी तादाद थी आज लोगों की इस जलसे में, जिसमें इमरान खान ने एक दफ़ा फिर इस बात को दोहराया है कि मुझे कत्ल करने की साजिश तैयार की गई है। 4 लोगों ने बंद कमरे में बैठ कर ये साजिश तैयार की है। उन्होंने फिर ये बात की कि एक वीडियो है जो कि मैंने बना के रख दी है, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ होता है तो वो वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आप हमारे खिलाफ क्या करेंगे, बल्कि हम यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। मैं जब भी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा कोई हमें नहीं रोक सकता। और ये भी बार बार तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमारी पॉलिसी जारहाना होगी, फाइनल होगी, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको गिरफ्तार करना है कर लें, लेकिन जो कत्ल की बात उन्होंने की है कि मुझे कत्ल करने की साजिश तैयार की जा रही है और मुझे कत्ल करा के कहा जाएगा कि इमरान खान को एक मजहबी जुनूनी ने कत्ल कर दिया। इस सारी सूरत करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं PJ मीर साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान सर से लेकर पाँव तक एक फ्रॉडिया है। फिर आज राना सना ने कहा कि इमरान खान को नहीं पता कि हमने उनके खिलाफ क्या प्लानिंग की है। 2-3 तजावीज़ हैं जिन पर अभी एक अप्रूवल आना बाकी है। फिर इमरान खान का मीर साहब ये कहना कि मुझे कत्ल कराने की साजिश तैयार कर ली गई है। किस तरफ जा रहे हैं मुल्क के हालात? देखिए, जब हम छोटे होते थे तो शहबाज और नवाज और इमरान हम तो इकट्ठे ही होते थे। उस वक्त इनको नहीं पता चला कि ये फ्रॉडी है। बड़ी दोस्ती मांगते थे, हम इकट्ठे खेलते थे सारे, ये बड़ी दोस्ती मांगते हैं कि हाँ जी दोस्त हैं ये वो, और अब वो फ्रॉडी है। आई थिंक ये एक जज्बाती स्टेटमेंट है, जिस तरह के मैं पेट फाड़ के गुरीगल चौक पे जरदारी का ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये पॉलिटिकल गिमिक्री है। इसको किसी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सही बात आती, सुबह उठे आपको एक 25 मिलीग्राम की गोली मिलती है इमरान खान, फिर दोपहर को लंच के साथ मिलती है और रात को सोते वक्त 50 मिलीग्राम की इमरान की गोली। अब यही तीनों चीजें आप ऐड कर दें, 25-25 मिलीग्राम की आपको साइफर की गोली। हम बात यही कर रहे हैं, पूरे मीडिया के अंदर बात यही है, साइफर इमरान खान। वो यार खुदा के लिए तुम कोई और बात कर लो। अब शहबाज ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, साइफर की जब आप बात करती हैं तो साइफर का उन्होंने कहा है देखिए गवर्नमेंट तो उसको डिकोड नहीं कर सकती। तो फिर आप मुझे इसका जवाब दें कि ये जो 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई है तो फिर वहां किस तरह डिकोड होगी? सर आप जरा मुझे बताएं, आप माशाल्लाह तजुर्बेकार साफी हैं, ये साइफर अगर डिकोड नहीं होता तो उसकी कॉपियां कैसे जाती हैं?
फिर आप मुझे ये बताइए कि मरियम साहबा कहती हैं कि हमें अब कोई साइफर नहीं भेजेगा, तो क्या इनको कुछ नहीं मालूम है या फिर और लोगों को कुछ नहीं मालूम है? देखिए ना, एक तो बुनियादी सवाल उठता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये डिकोड गवर्नमेंट नहीं कर सकती, मैं कहता हूँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो फिर आपकी जो 2 मीटिंग्स हैं जिसके अंदर डिसमिस कर दिया कि निजी साइफर के अंदर तो था ही कुछ नहीं। जी, तो फिर वो कैसे, ये भी तो पूछे ना वज़ीर-ए-आज़म। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आगे बढ़ेंगे नाजरीन। और वैसे तो बड़ी अच्छी खबरें हमारे पास आती नहीं है, लेकिन खेल के मैदान से बहुत सी अच्छी खबरें आ रही हैं। आज आपने देखा वुमेंस टीम का मैच हुआ, रिवायती हरीफ भारत से 137 रन का हदफ था, बासानी उसको वो किया गया और उसके बाद शिकस्त दे दी गई भारतीय टीम को वुमेंस क्रिकेट टीम की जानिब से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। फिर दूसरी खबर ये है कि जो पाकिस्तान जूनियर लीग का आगाज़ किया गया है, जो कि ज़ाहिर है हमारे आने वाले जो नए बच्चे हैं क्रिकेट के मैदान में उनसे उनको बहुत मदद मिलेगी। और पाकिस्तान जूनियर लीग जिसका बाकायदा आगाज़ आज से हो जाएगा और कल इफ्तिताई तकरीब भी हुई थी जिसकी इनामी रकम का ऐलान भी कर दिया गया है और कमेंटेटर्स के पैनल का आगाज़ भी कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन रमीज़ आज़ाद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। रमीज़ आज़ाद साहब, बड़ा ज़बरदस्त ये मामला है पाकिस्तान जूनियर लीग का और इसका इवेंट कराने जा रहे हैं। एक तरह का बड़ा इनोवेटिव आइडिया है ये पीसीबी का, इनामी रकम का भी ऐलान किया गया, तमाम चीज़ों का। ये इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये आने वाले जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके लिए कितने मददगार साबित होंगे? देखिए, ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है हमारे लिए, क्योंकि इस तरह की कोई लीग पहले लॉन्च नहीं हुई है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, तो एक प्राइड मोमेंट है सबके लिए। हम एक पाथवे क्रिकेट का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ताकि एक 10 साल के बच्चे को भी आइडिया हो कि अगर उसने क्रिकेट का करियर फिक्स करना है तो उसके सामने क्या रास्ते हैं, क्या हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं उसको। और अपॉर्चुनिटी यही है कि हम एक ग्रेट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं फॉर हिम टू अचीव एक्सीलेंस। और उसमें जो 100 बॉयज हमने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखे हुए हैं जिनके ऊपर ट्रेनिंग फॉरेन कोचेस की हो रही है, जिनको स्टाइपेंड मिलता है 30,000 महीने का, जिनका सामान फ्री है और बीकन हाउस जो है स्कूल सिस्टम उनकी मुफ्त तालीम दे रहा है। तो वहाँ से एक तरह से हम एक एम्बेसडर क्रिएट कर रहे हैं और जो कि आगे चल के फिर पीजीएल में सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें ड्राफ्ट सिस्टम के थ्रू उनको प्रोफेशनल फी भी मिलेगी। और आइकॉन्स अनाउंस किए हमने जिसमें सर विवियन रिचर्ड्स हैं, डैरन सनी हैं, कॉलिन मनरो हैं, इमरान ताहिर हैं, शाहिद आफरीदी हैं, शेब मलिक है। तो आइडिया ये है कि ये डग आउट इंचार्ज के साथ एक दुनिया के अंडर 19, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के अंडर 19 प्लेयर्स के लिए हम दरवाजे खोल रहे हैं ताकि पाकिस्तान जूनियर लीग से ज़्यादा वर्ल्ड जूनियर लीग है। और इसका मकसद यही है कि हम नई जो अपनी फ्यूचर के एसेट्स के ऊपर हम इन्वेस्ट करें ताकि फिर आगे चल के एक सप्लाई चेन, एक प्रोसेस के थ्रू एंगेज रहे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर। रमीज़ आज़ाद साहब, अभी आपने खुद कहा कि दुनिया भर के जो अंडर 19 के जो डायरेक्ट बच्चे हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, एक तो ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि इसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे इस लीग के, और फिर ज़ाहिर है आप लोगों की बड़ी कामयाबी है ऐसा प्लेटफॉर्म देना, इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? देखिए, एक तो प्लेटफॉर्म मिलेगा बच्चों को अपने हुनर को दिखाने के लिए और दुनिया के सामने पेश करने के लिए, और फिर इनकी ट्रेनिंग होगी ऑन द जॉब जिसको कहते हैं। और फिर बड़े टूर्नामेंट में एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से आपके हौसले बुलंद होते हैं। अब एक 6 पाकिस्तानी अंडर 19 कैप्टन इंटरनेशनल डग आउट को लीड करेंगे, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आता है एक बच्चे में और हमारे सिस्टम की ताईद होती है। और क्योंकि हम लीडरशिप के ऊपर भी काम करेंगे, हम प्रेशर में बच्चों को खिलाएंगे भी क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ताकि ये टफ मोमेंट से अच्छे डिसीजन कर सके। और T20 जो फॉर्मेट है ये कमर्शियली वायबल है, ये पॉपुलर है, ये बिल्कुल हमारे डीएनए के साथ फिट बैठता है। वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, तो इसकी अहमियत है। ये एक तरह से आपको लाइसेंस देती है ये वाला फॉर्मेट कि आप क्रिकेट को एंजॉय करें और अपने से बढ़ के खेलें, अपनी स्किल्स को एक्सपैंड करें, क्योंकि फॉर्मेट एक तरह से फोर्स करता है आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए।
अब ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये T20 फॉर्मेट जो है ये बड़ा सूटेबल होता है और जल्दी इसमें फिर जो है वो आसानी से बच्चे जो हैं पेनिट्रेट हो जाते हैं। आगे फिर यही फॉर्मेट है, आगे वर्ल्ड कप T20 भी आ रहा है। अच्छा, इस लीग की शराइत क्या होंगी, एक तो ये ज़रा बता दें, दूसरे कितनी उम्र के लड़के हैं जो इस लीग में हिस्सा ले सकते हैं, कि और आगे जाके क्या इसकी रूल्स और रेगुलेशन में कुछ तब्दीलियाँ भी लाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? नहीं, ये तो अंडर 19 की वर्ल्ड लीग है। तो अंडर 19 आप एज लिमिटेड है और इसकी शराइत तो ऐसी कुछ नहीं है, आपको अंडर 19 होना पड़ेगा सही है। और ये कि आपको अच्छा होना है। 150 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने अप्लाई किया था, हम क्रिकेट बोर्ड के थ्रू जो थे वो बेस्ट प्लेयर्स जो थे उन्होंने नॉमिनेट किए थे। तो इसमें इंटरेस्ट बेइंतहा, पहली एडिशन में बेइंतहा इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए ये बच्चे हों चाहे अपने हों चाहे बाहर के मुल्क के हों, इनकी ड्रीम्स होती और ड्रीम्स जो हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। तो हम तो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे ये अपनी जो एक ड्रीम वर्ल्ड जो है इसको रियलिटी में ये कन्वर्ट कर सके। ज़बरदस्त। जैसा आपने खुद कहा भी कुछ देर पहले कि पाकिस्तान जूनियर लीग नहीं है बल्कि वर्ल्ड जूनियर लीग है और उस पर काम भी कर रहा है, तो किस तरीके से काम किया जा रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आया है उस पर आगे किस तरीके से रमीज़ादा साहब काम किया जाएगा मजीद? देखिए, हम इंक्लूसिविटी पे बिलीव कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी यही है कि हमारा जो टैलेंट है वो निखरे और दुनिया का टैलेंट भी निखरे। तो हम एक अच्छाई कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हर बच्चे का दिल चाहता है कि वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर आके खेले और फिर पैसे भी मिल रहे हैं, उनकी एक पैसे की है हर बच्चे को हम देंगे। और फिर जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो छोटी कंट्रीज के क्रिकेटर्स हैं अंडर 19 के, वो भी इस लीग में शामिल है। तो हमारी ये गुडविल जो है ICC लेवल के ऊपर वो बहुत बड़ी है, इसलिए कि ये एक नेकी का काम हम करने जा रहे हैं और ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे छोटे मुल्कों को, एस्पायरिंग क्रिकेट नेशंस को, उनके बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं टू एक्सेल। बहुत शुक्रिया आपका। PCB चेयरमैन रमीज़ राज न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे मेरे शो में और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। ये पाकिस्तान जूनियर लीग जो एक बड़ा अच्छा कदम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आगे आने वाले नए खिलाड़ी जिनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पहले बच्चे ये सोचते थे जो गली मोहल्लों में खेलते थे कि हम कहाँ पर होंगे, किस तरीके से हमें नेशनल टीम में खेलने का मौका मिलेगा, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनोवेटिव आइडिया है। ज़रा इस पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हमें, और ख़ासतौर पे जो डैरन सैमी हैं जो खुद लाहौर में मौजूद हैं, इन्होंने भी बड़ा एक ज़बरदस्त कदम करार दिया है ये पाकिस्तान जूनियर लीग को। वो कह रहे हैं क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ी सरमायाकारी भी है। फिर ज़ाहिर है आपको पता है नाज़रीन के जब बात करते हैं यंग टैलेंट की, न्यू ब्लड की, तो वो जब आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आएगा, जो कि ज़रूरत भी होती है हमेशा, तजुर्बेकार खिलाड़ियों की भी एक अच्छा सा कॉम्बो बनता है कि एक तरफ तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं, एक तरफ यंग जो हैं वो आपका ब्लड होता है, तो बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छा सा एनर्जेटिक सा आपके टीम का कॉम्बो बनता है। तो इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं, फिर हम ज़ाहिर सैफ अरीक़ी सीरीज़ पर और आगे वर्ल्ड कप T20 पर भी बात करेंगे। नसीम राजपूत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका नसीम साहब। आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान जूनियर लीग, इसकी अभी हमने रमीज़ादा साहब से भी गुफ्तगू की, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और बच्चों के लिए जो कोई प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं कि हम कैसे क्रिकेट खेलें नेशनल लेवल पर, उनके लिए? सुमैया, बहुत इम्पोर्टेंट भी हो सकती है और ये एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसान भी हो सकता है। दोनों चीजें हैं ये। अच्छा। एक ऐसी दो धारी तलवार है। देखें, हम अपने बच्चों का माइंड सेट चेंज करना है। जो मेन मकसद दिखाई देता है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है T20, वहाँ पर माइंड सेट की वजह से हमारी टीम मार खा रही है। हमारा इतना बेहतर माइंड सेट दिखाई नहीं देता, हमारी एग्रेसिव क्रिकेट दिखाई नहीं दे रही, फेयरलेस क्रिकेट हम नहीं खेल पा रहे। वो जो एक डोमिनेटिंग क्रिकेट होती है ना, वो हमारी दिखाई नहीं दे रही है बिकॉज ऑफ हमारी बैटिंग, कुछ इंजरी प्रॉब्लम भी है। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी हमारे 2 मेन बॉलर नहीं खेल रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मेन ये हमारा माइंड सेट। देखिए, जब तक हम ऊपर से अटैक करने के लिए नहीं जाएंगे, हम ऊपर से जाते हैं संभल के खेलते हुए कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग खराब है, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग खराब है, हमारे बाबर होंगे, रिजवान होंगे, तो ही हम जीतेंगे। 2 लोगों की टीम नहीं है, ये 11 लोगों का खेल। सही बात है। रिजवान और बाबर अगर हम सिर्फ इन्हीं पे ही डिपेंड करके बैठ जाएंगे तो हमें 9 लड़के खिलाने की जरूरत क्या है? बाबर, रिजवान आउट हो, हमको भाई आप मैच जीत के जाएं।
ये कौन सी क्रिकेट खेल तो आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम को चेंज करना बड़ा जरूरी है। आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं चाहूंगी जरा न्यूजीलैंड सीरीज पर भी कमेंट करें। आगे वर्ल्ड कप खेलना है पाकिस्तान ने, ये जो अभी स्क्वाड है, मौजूदा स्क्वाड, जिसमें बड़ी तनकीद भी हो रही है, फिर बार बार बात की गई जी शुएब मलिक को क्यों नहीं शामिल किया गया। शुएब मलिक फिट हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, तो ज़रा इस पर भी आप कमेंट करें। इस स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए थी? ये बैड लक है ये पाकिस्तान का कि शुएब मलिक अगर अवेलेबल हैं और आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। देखिए यही रमीज रजा साहब ने जब इसी साल चार्ट संभाला था, लास्ट ईयर सितंबर में संभाला था, जनवरी में वर्ल्ड T20 इमारात में हुआ था, तो रमीज रजा साहब ने एक पुरानी स्टेटमेंट देखे कि वो इन्हीं ओपनर्स को जिस तरह कहते थे आप अपने लिए खेल रहे हो, आप टीम के लिए नहीं खेल रहे हो, अपने आप को बदलो, और जिस पर जो उनका एटीट्यूड होता था, बात करते थे, अब वो उसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने चार्ट संभाला था इसी साल इमारात में वर्ल्ड T20 हुआ था तो वहां पे उन्होंने टीम बदल दी थी। जब वो चेयरमैन बने थे और मीडिया का और हर तरह का प्रेशर आया था, वो हफीज भी टीम में नहीं थे, मलिक भी टीम में नहीं थे, उन दोनों को लाए, हमारी टीम सेमीफाइनल खेली थी, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी। शाहिन अफरीदी को 3 छक्के नहीं लगते तो फिर हम शायद वो सेमीफाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से जीतने के बाद फाइनल में पहुंच गए थे, फर्म फेवरेट बन गए थे बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी इन द टीम, स्टेबिलिटी इन द मिडिल ऑर्डर बैटिंग। अब वो स्टेबिलिटी आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में है ही नहीं। आप दोबारा उन्हीं लोगों पे आ गए जिन लोगों को आपने पिछले वर्ल्ड T20 में ड्रॉप किया था, पूरा साल खिलाया, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कहते हैं कि हमने इन पे खर्चा किया, हमने इनको तैयार किया। भाई ये क्या हाथ तैयार किया है तुमने? अगर ये तैयारी है तो फिर छोड़ दो भाई ये तैयारी। लेकिन अब खिलाड़ी बदलने नहीं चाहिए सुमैया। पता है क्यों बदलने नहीं चाहिए? इस वजह से नहीं बदलने चाहिए, आप नए लोगों को एकदम से लाके वर्ल्ड T20 में उतारोगे और अगर खुदा ना खास्ता उनसे परफॉर्म नहीं हुआ तो बाहर करके फिर इन्हीं लोगों को ले आओ। तो कहने का मकसद ये है कि आपका तज्जिया ये कहता है कि इन्हीं पर काम किया जाए, यहीं पर चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाए, एटलीस्ट वर्ल्ड T20 इनके साथ खेला जाए। अगर यही इस वक्त की जरूरत है। सही है, बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब, और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो फिर मजीद भी मौजूआत हैं उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। माह रबीउल अव्वल वो अजीम माह है जिसमें इमामुल अंबिया, हबीब किब्रिया, फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद से पूरी दुनिया में नूर हक फैला और कुफ्र बातिल की तारीकियाँ छट गईं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रहमत ही नहीं बल्कि रहमतुल आलमीन है, यानी तमाम जहान वालों के लिए रहमत। वो इंसान हों या फिर जिन्नात, हैवानात हों या नबातात, समंदर हों या जमादात, वो ज़मीन हो या आसमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब के लिए रहमत हैं। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत, आपका नाम भी रहमत है और आपका दीन भी रहमत है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना करीब हो वो उसी कदर ज़्यादा रहमत का मुस्तहिक है, और जो आपसे जितना दूर वो रहमत से उसी कदर महरूम। गोया जिसको रहमत पानी हो वो हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ जाए। मौत तो बरख है नाज़रीन, वो तो एक दिन आनी है, ज़िंदगी ये फ़ानी है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही एक मोमिन की निशानी है। तो ज़ाहिर 12 रबीउल अव्वल है, इतवार के रोज़, और आज इसी की मुनासबत से इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, और उनसे अब इस मौजू पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। सबसे पहले ज़ाहिर है ये 12 रबीउल अव्वल की अपनी एक अहमियत और फजीलत है, लेकिन पूरे रबीउल अव्वल की क्या फजीलत है, इस महीने की क्या फजीलत है, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। देखें, ऐसी कोई स्पेसिफ़िक हमारे पास हदीस ख़ास यानी स्पेसिफ़िक कोई फ़जीलत बयान की गई हो, ख़ास फ़जीलत रबीउल अव्वल की बयान की गई हो कुरान में या हदीस में या किसी सहाबी के कौल में या इमाम मुज्तहिदीन में या कहीं मुहद्दिसीन में, तो वो तो हमें नहीं मिलता वाज़े तौर पर कि रबीउल अव्वल की ये फ़जीलत है इस्लाम में या ये ख़ास काम हैं जो रबीउल अव्वल में किए जाएंगे। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी हर चीज़ जो उसकी तरफ मंसूब हो उससे भी मोहब्बत होती है, और ये मोहब्बत किसी दलील की मोहताज नहीं होती।
मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिस्म की चादर मुबारक किसी सहाबी को हदिया दी, काब इब्न ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो उन्होंने बड़ी हिफाजत से रखा उस चादर को। बाद में फिर उनके वारिसों में वो गई तो सब बड़ी हिफाजत से उसको मोहब्बत से रखते थे। अब कोई ये सवाल करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चादर की इस्लाम में क्या फ़जीलत है, जो सहाबी उस चादर को इतनी मोहब्बत से अपने पास संभाल के रख रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि अजीब व गरीब सा सवाल होगा। भाई इतनी फजीलत काफ़ी है कि ये चादर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर से जसद अतहर की तरफ मंसूब है ये चादर। तो मैं अक्सर ऐसे मौके पे एक शेर पढ़ता हूँ ना, यानी इस चादर की निस्बत नबी की तरफ है, तो जिसको नबी से मोहब्बत होगी उसको नबी की चादर से क्यों मोहब्बत नहीं होगी। हालांकि एक आम चादर है, लेकिन वो जब नबी के जसद अतहर से मस हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ज़ेबतन कर लिया, तो भाई जब नबी से मोहब्बत होगी तो नबी की चादर से भी मोहब्बत होगी, नबी के इमामे से भी मोहब्बत होगी। इसकी अक्सर एक शेर पढ़ते हैं ना उलमा से, आपने सुना होगा, वो इमरुल कैस शायर गुजरा है जिसको मजनू कहा जाता है, और लैला मजनू के किस्से तो बड़े सुने होंगे। तो वो क्या कहता है, अमुर्रु मिनद दियारी दियारी लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा वमा हुब्बुद दियारी शग़फ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा। कहते हैं लोगों, मैं लैला के दरो दीवार के गिर्द घूमता हूँ, उसकी गलियों के चक्कर लगाता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी उस दीवार को चूमता हूँ। तो कहते हैं लोगों, मैं पागल और बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे दीवारों से इश्क हो गया है। असल में मुझे जिस महबूब से इश्क हुआ है ना, ये दीवारें उसकी तरफ मंसूब हैं, ये लैला की गलियाँ हैं, ये लैला के दरो दीवार हैं। तो दुनिया का एक मोहब्बत करने वाला वो अपने महबूब की तरफ जो भी चीज़ मंसूब उससे मोहब्बत करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको मोहब्बत होगी तो जो चीज़ भी नबी की तरफ मंसूब होगी तो उसमें उसको लाजमी तौर पर उससे एक मोहब्बत का एहसास होगा उसको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए, तो लाशोरी तौर पर जब रबीउल अव्वल का महीना आता है मुसलमान की मोहब्बत के एक जज्बात थोड़े से बढ़ जाते हैं, और ये बढ़ना ईमान की अलामत है। यानी उसमें एक थोड़ा सा एक एहसास होता है कि एक मोहब्बत पैदा होती है इस महीने से, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि इस महीने में पैदा हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे लिए इतनी फ़जीलत काफ़ी है रबीउल अव्वल की फ़जीलत के लिए कि ये वो महीना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जैसे आपने ख़ुद कहा ना कि जो महबूब होता है उसकी हर चीज़ से मोहब्बत होती है, और उसकी हर चीज़ से मोहब्बत करने का हर किसी का अपना एक अंदाज़ होता है। तो इसी तरीके से 12 रबीउल अव्वल मनाने का, जश्न मनाने का, खुशियाँ मनाने का हर किसी का अपना एक अंदाज़ है, और सबके जो अंदाज़ हैं ज़ाहिर है उनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। कुछ लोग 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा भी रखते हैं जश्न के तौर पर, खुशियों के तौर पर। तो क्या 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखा जा सकता है? वजह उसकी है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि रबीउल अव्वल से मोहब्बत होना इस महीने से, वो तो एक नेचुरल है, एक फितरी चीज़ है, ईमान की अलामत है कि क्योंकि इस महीने की निस्बत हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। तो जब भी महीना आएगा एक मोहब्बत के जज्बात पैदा होंगे और एक एहसास होगा मोहब्बत का, उस एहसास में इजाफ़ा होगा। मुसलमान तो सारा साल ही पैगंबर से मोहब्बत करता है, लेकिन ज़ाहिर है एक रबीउल अव्वल में आने में एक ये मोहब्बत का एहसास बढ़ जाता है। रहा मसला रोज़ा रखने का, तो देखें रोज़ा रखना ये इबादत है, और इबादत के लिए हमें शरई दलील चाहिए। जब तक शरीयत की इस बारे में दलाइल नहीं होंगी तो महज हम अपने जज्बात की बेस पे नहीं किसी दिन को मोहब्बत का दिन और किसी दिन को मोहब्बत कह रहा हूँ किसी दिन को रोज़े का दिन हम करार दे दें, ये हमारे लिए जायज़ नहीं, क्योंकि रोज़ा इबादत है, और इबादतें ये सब तौक़ीफ़ी होती हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब ये होता है कि इसमें हमें सबूत चाहिए कुरान और सुन्नत से, तो हमें कोई सबूत नहीं मिलता। कोई एक ज़ईफ़ हदीस भी इस बारे में नहीं मिलती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल के महीने में रोज़े की कोई ख़ास फ़जीलत बयान की हो। मुहर्रम में मिलती है फ़जीलत रोज़े की, ज़िलहिज्जा में रोज़े की ख़ास फ़जीलत हमें मिलती है, और रमज़ान तो बहरहाल है ही फ़र्ज़, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में रोज़ा या किसी भी इबादत की कोई इजाफ़ी फ़जीलत हमें नहीं मिलती। और इबादत के लिए हमें ज़रूरत है कि इबादत एक अमल है ना, तो अमल हम अपनी राय से या अपने जज्बात से मुतय्यन नहीं कर सकते। जज्बात से नहीं कर सकते। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये बड़ा अच्छा आपने किया कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको क्लियर भी कर दिया इस चीज़ को।
लेकिन एक बड़ा अहम सवाल जो मैं आजकल के दौर के हवाले से आपसे करना चाहती हूँ कि आजकल जो फितनों का दौर है, हर तरफ हम देख रहे हैं कि फितने फैले हुए हैं। ऐसे वक्त में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और अज़वाए हुस्ना और ख़ास तौर पर जो उनकी तालीमात हैं वो हमारे लिए मशअल राह कैसे हैं और अपनी ज़िंदगियों को हम उनकी तालीमात के मुताबिक कैसे संवार सकते हैं? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उनकी रोशनी में आज के फ़ितनों से हम कैसे बच सकते हैं। देखें, पहले बीमारी का पता हो तो फिर इलाज की तरफ जाता है ना इंसान। आज के फ़ितनों में बड़ा फ़ितना है क्या? सबसे बड़ा फ़ितना ये है कि हम एक दूसरे के हुकूक गसब करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के हुकूक देने में नहीं लगे हुए। अगर आज हम एक दूसरे के हुकूक देना सीख लें तो ज़ाहिर है दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगी, जुल्म ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन था, उस लिल आलमीन थे, उसका सही इजहार हमें दुनिया में नज़र आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें हुकूक की डेफिनेशन मालूम हो, हमें अपने हुकूक का पता हो। तो सैयदुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया की वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इंसानों के इंसान पर क्या हुकूक हैं वो डिफ़ाइन किए हैं, वो बताए हैं। हम जो कहते हैं ना इस्लाम ये हुकूक बयान करता है, कुरान ये हुकूक बयान करता है, तो वो सब तो नबी ने ही बताए हैं ना, जिसकी वजह से हम उसको इस्लाम की तरफ और कभी कुरान की तरफ मंसूब करते हैं। तो हमें बराह रास्त तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हुकूक बताए हैं। तो हमें नबी की सीरत में वो हुकूक भी मिलते हैं और उन हुकूक को अदा कैसे करना है ये भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलता है। नबी ने हमें बताया वालिदैन के हुकूक कैसे हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हुकूक पर अमल भी करके दिखाया। नबी ने हमें बताया मियाँ बीवी के एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं, फिर उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल भी करके बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा से कैसी मोहब्बत का इजहार करते कि अम्मी आयशा जहाँ प्याले से पानी पिया करती थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह अपने मुँह मुबारक को टच करके उस मुँह मुबारक को लगा के बर्तन में उसी जगह से पानी पिया करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा से मोहब्बत का इजहार किया। औलाद के हुकूक नबी ने बताए, यतीम के हुकूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि जो मुआशरे में सोसाइटी में कमज़ोर है उसकी कफ़ालत करनी है। रिवायत में आता है कि यतीम के सर पे आप हाथ रखें, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां देगा। तो नबी ने सिर्फ ये ज़बान से नहीं कहा, आपने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बेवा हो चुकी थी उनसे निकाह भी किया, इससे बेवा औरतों के निकाह को प्रोमोट भी किया और उनके यतीम बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कफ़ालत में भी लिया। जिस पैगम्बर के घर में 40-40 दिन चूल्हा नहीं जल रहा वो यतीम बच्चों की कफ़ालत अपने ज़िम्मे ले रहा है। ये मोटिवेशन और ये अंदाज़ आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया की सीरत के अलावा दुनिया में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो आपने रियासत के हुकूक बताए कि रियासत के अवाम पे क्या हुकूक हैं, अवाम के रियासत पे क्या हुकूक हैं, दोनों में बैलेंस क्या है। आपने तहारत सिखाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले लोग सफाई सुथराई से वाकिफ़ नहीं थे। यूरोप तो आज जाके सफाई सुथराई सीखा है। आप 150-200 साल पुराने का यूरोप देखें तो आपको सफाई नज़र नहीं आएगी उनकी सोसाइटी में। हमारे नबी ने उस वक्त बताया तहारत निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। तो आधा इस्लाम है ही सफाई और सुथराई का नाम। डिसिप्लिन सिखाया कि नमाज में हम कैसे सफ़ बना के खड़े होते हैं, सफ़ों के सीधा करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर एहतमाम किया करते थे। जंगों में लड़ना सिखाया, जंगी आदाब सिखाए कि औरतों और बच्चों को कत्ल नहीं करता, यानी जंग में भी तुमने एक लिमिट में रहना, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। कैदियों के हुकूक सिखाए कि जो हमारे नेक बंदे हैं, कुरान क्या कहता है, ये कुरान तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़रिए मिला ना। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, के जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में कैदियों को खाना खिलाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो नबी जंगी कैदियों को खाना खिलाने की तरगीब दे रहा हो तो वो दोस्तों को के साथ हुस्न सलूक की कैसी तरगीब देते होंगे। तो एक एक चीज़ के एक एक हुकूक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफ़ाइन किया, क्योंकि वक्त थोड़ा है, वरना इस पर तो कई कई घंटे बात की जा सकती है, किताबों की किताबें लिखी जा सकती हैं। तो आज हमारे आइडियल सैयदुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। अगर हम सही मानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाएंगे तो दुनिया से फितने ख़त्म होंगे, दुनिया अमन और मोहब्बत का गहवारा बन जाएगी। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ व मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और बहुत से लोग रबीउल अव्वल मना भी रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी सीरत है आज हम उसको फोकस कम कर रहे हैं।
रहनुमाई फरमा दी डॉक्टर मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बड़ा अच्छा किया कि ये सूरत हाल बड़ी अच्छी और वाज़ेह हो गई। ज़ाहिर आलिम दीन जब इस पर कोई गुफ्तगू करते हैं इस अहम मौजू पर, तो बहुत सी चीज़ें क्लियरिटी की तरफ चली जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।